Today we'll understand about the concept of res judicata under section 11 of the Civil Procedure Code 1908. तो रेस जुडिकाटा का मतलब क्या होता है? तो रेस मतलब होता है डिस्प्यूट एंड जुडिकाटा मतलब होता है डिसाइडेड। तो जो रेस जुडिकाटा है उसका मतलब है कि अगर कोई भी मैटर एक बार कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है तो उसे रीओपन नहीं किया जाएगा किसी भी सब्सीक्वेंट लिटिगेशन में। जो सेक्शन 11 है वो 3 मैक्सिम्स पे बेस्ड है। पहला, इंटरेस्ट रिपब्लिके अ सी फिनी लिथियम। इसका मतलब है कि जो लिटिगेशन है उसे प्रोलॉन्ग नहीं किया जाना चाहिए और ख़त्म किया जाना चाहिए, और यही इंटरेस्ट ऑफ स्टेट होता है। सेकेंड है नेमो डेथ बिस विग्जारी प्रो ऊना ए इदम कॉजा। इसका मतलब है कि किसी भी आदमी को सेम कॉज के लिए बार बार कोर्ट में नहीं लाया जाएगा। इसका सिमिलर कॉन्सेप्ट हमें सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी में देखने को मिलता है एंड आर्टिकल 20 क्लॉज 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को भी मिलता है दैट नो मैन ऑट टू बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर वन एंड द सेम कॉज। थर्ड है रेस जुडिकाटा प्रो वेरिटे ऑक्यूपिटर, जिसका मतलब है कि जो जुडिशियल डिसीजन है उसकी रिस्पेक्ट करी जानी चाहिए और उसे एक्सेप्ट किया जाना चाहिए कि ये सही डिसीजन दिया गया है कोर्ट के द्वारा। फिर हम समझते हैं रेस जुडिकाटा को सेक्शन 11 मतलब बेयर एक्ट की लैंग्वेज में। ये कहता है दैट नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू। तो कोई भी कोर्ट कोई भी सूट और इशू ट्राई नहीं करेगा। कब नहीं करेगा? जब जो मैटर है उस सूट में या इशू में वो डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू रह चुका है किसी फॉर्मर सूट में, और वो जो फॉर्मर सूट था उसमें वही सेम पार्टीज़ है जो सब्सीक्वेंट सूट में थी, और वही सेम पार्टीज़ वही सेम टाइटल में है जो सब्सीक्वेंट सूट में थी, और वो जो फॉर्मर कोर्ट था वो कॉम्पिटेंट भी था टू ट्राई सच सब्सीक्वेंट सूट, और वो जो फॉर्मर सूट है दैट हैज़ बिन फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड बाय द सब्सीक्वेंट कोर्ट फॉर्मर कोर्ट। फॉर्मर सूट का मतलब क्या होता है ये हम समझेंगे। मान लीजिए ये एक कोर्ट है और ये एक कोर्ट है, ये कोर्ट ए है, ये कोर्ट बी है। कोर्ट ए में सूट दर्ज हुआ मतलब सूट इंस्टीट्यूट हुआ इस डेट को 2011, और एक कोर्ट है जहां सूट इंस्टीट्यूट हुआ 1/1/2010। तब इनकी सिर्फ डेट देख के हमें क्या रियलाइज़ हो रहा है कि प्रीवियस सूट कौन सा हुआ? ये सूट हुआ जहां सूट फाइल हुआ है। लेकिन मान लीजिए कि ये जो सूट है ये अभी तक पेंडिंग है और ये जो सूट है ये डिसाइडेड है। तो फॉर्मर सूट इन दोनों में से कौन सा हुआ? कोर्ट ए वाला सूट फॉर्मर सूट हुआ फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 11 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड। फिर हम देखते हैं कि सेक्शन 11 की कंडीशंस क्या है, उसके एसेंशियल्स क्या हैं। तो सबसे पहला ये कि जो मैटर्स है वो डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू होना चाहिए दोनों ही सूट्स में। फिर है कि जो पार्टीज़ हैं वो सेम होनी चाहिए। फिर है कि जो पार्टीज़ हैं वो सेम टाइटल में सूट लड़ रही है। फोर्थ कि जो फॉर्मर सूट है वो किसी ऐसे कोर्ट में ट्राई हुआ है जो कॉम्पिटेंट है टू ट्राई द सब्सीक्वेंट सूट एज वेल। फिर है कि जो मैटर्स है इन द इशू इन द फॉर्मर सूट वो फाइनली डिसाइड हो चुके हैं, दे हैव फाइनली बीन हर्ड एंड डिसाइडेड। तो अगर ये सारी कंडीशंस मीट होती है तब सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ए ने बी को सू किया फॉर पोजेशन ऑफ एक्स प्रॉपर्टी, और ये कहा कि ये जो सेल डीड है वो मेरे फेवर में है, इसीलिए एक्स प्रॉपर्टी का पोजेशन मेरे फेवर में होना चाहिए। तो बेसिकली इशू क्या बना? सेल डीड के बारे में। क्यों? क्योंकि बी ने क्या कहा कोर्ट में? बी ने ये कहा कि ये जो डीड है वो एक शैम डॉक्यूमेंट है, मतलब एक नकली डॉक्यूमेंट है। तो एक इशू बना दैट वेदर द सेल डीड इज अ जेन्युइन डॉक्यूमेंट। उसके बाद क्या हुआ कि कोर्ट ने बी की बात मान ली कि हाँ जो सेल डीड है वो जेन्युइन डॉक्यूमेंट नहीं है, वो एक शैम डॉक्यूमेंट है, और सूट डिसमिस कर दिया। अब क्या होता है कि जो ए रहता है वो सब्सीक्वेंटली एक सूट फाइल करता है और बोलता है कि वो जो सेल डीड थी, मतलब सेम डॉक्यूमेंट जो था ना सेल डीड का, उसमें एक्स प्रॉपर्टीज़ को छोड़ के और प्रॉपर्टीज़ थी, वो सब भी मेरे फेवर में है। तो इस
केस में भी रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा, क्योंकि एक सूट बना था कि क्या सेल डीड एक जेन्युइन डॉक्यूमेंट है, एक इशू बना था इस पे और वो डिसाइड किया गया था प्रीवियस सूट में। तो अब उस क्वेश्चन को रीओपन नहीं करेगा कोर्ट, क्योंकि सेक्शन 11 ऑफ रेस जुडिकाटा विल अप्लाई। फिर हम समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इन इशू। तो जो मैटर इन इशू है वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है मैटर इन इशू डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू जो होते हैं, मतलब जो एकदम क्वेश्चन पे ही बात करते हैं, सूट में डिसाइड होना, उनके बिना सूट डिसाइड ही नहीं हो सकता। और फिर कुछ इश्यूज होते हैं जो कोलैटरली और इंसिडेंटली इन इशू होते हैं, मतलब वो इस पे डिपेंडेंट होते हैं। फिर है कि जो डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू है वो भी दो तरीके के होते हैं। एक तो एक्चुअली इन इशू होते हैं और दूसरे हैं कंस्ट्रक्टिवली इन इशू। कंस्ट्रक्टिवली इन इशू क्या होता है हम वो समझते हैं अब। उसका मतलब है कि कोई भी इशू को ये माना जाएगा कि ये कंस्ट्रक्टिवली इन इशू है अगर उसे ग्राउंड ऑफ डिफेंस या अटैक बनाया जा सकता था इन अ फॉर्मर सूट, लेकिन ये जो पार्टी है उसने खुद की गलती से या खुद की नज़रअंदाजी से वो नहीं बनाया, तो भी रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा कि आपको ये वाली चीज़ की नॉलेज थी फिर भी आपने क्यों नहीं बनाया। तो इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से कि आपने अगर अपनी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठाया तो भी आप पे रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। तो एक एग्जाम्पल है कि ए ने सूट फाइल किया फॉर अ डेक्लेरेशन कि वो एंटाइटल्ड है टू अ लैंड। कैसे एंटाइटल्ड है? एज अ हेयर ऑफ बी। और उसमें क्या होता है, सूट डिसमिस हो जाता है। ठीक है, सूट ए के फेवर में नहीं आया तो क्या करता है, ए वापस से एक सूट लगाता है, सेम प्रॉपर्टी पे टाइटल मांगता है, लेकिन अब वो मांगता है एडवर्स पोजेशन पे। तो अगर 12 साल उसे पहले ही उस प्रॉपर्टी पे हो चुके थे लेकिन फिर भी उसने फॉर्मर सूट में वो नहीं मांगा क्लेम, तो अब वो सब्सीक्वेंट सूट में वापस से उसी मैटर पे नहीं लगा सकता सूट। तो इसीलिए एडवर्स पोजेशन पे भी वो सूट नहीं लगा सकता, क्योंकि रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा, मतलब डिसीजन नहीं दिया जाएगा। अब एक और एग्जाम्पल से समझते हैं जो केस पे बेस्ड है, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन। इस केस में क्या हुआ कि एक सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस थे जिनको सर्विस से डिसमिस कर दिया गया था। उनको डिसमिस किया था डीआईजी ने। उन्होंने ये ऑर्डर जो था डिसमिसल का, उसमें कोर्ट में पिटिशन लगाई कि मुझे तो कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी गई ऑफ हियरिंग, तो इसीलिए ये जो मेरा डिसमिसल हुआ है इसे साइड कर दीजिए आप। तो जो पिटिशन है वो हाई कोर्ट ने किसी ग्राउंड पे डिसमिस कर दी। तो उसने क्या किया, फिर से सब इंस्पेक्टर जी ने वापस से एक सूट लगाया और एक एडिशनल ग्राउंड डाल दिया उसमें कि मुझे तो अपॉइंट किया गया था आईजी के द्वारा, और आईजी के नीचे आते हैं डीआईजी, तो उनके पास तो कोई पावर ही नहीं थी मुझे डिसमिस करने की एज पर आर्टिकल 311 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर भी उन्होंने मुझे डिसमिस कर दिया। तो जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट को अपील में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये मैटर तो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा की वजह से बार है और इसीलिए इस पे हम डिसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्ली तो वो पहले भी ले सकते थे, ये ग्राउंड जो है ये तो पहले भी एग्जिस्ट करता था, फिर भी इन्होंने नहीं उठाया, तो अब इस पे लगेगा कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। तो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा एक्सप्लेनेशन 4 में दिया गया है सेक्शन 11 के। फिर हम समझते हैं रेस जुडिकाटा का एक और पर्सपेक्टिव जो है को प्लेंटिफ एंड को डिफेंडेंट के बीच। एक सूट है और वो फाइल हुआ है ए बी सी वर्सेस डी ई एफ के बीच। तो ये तीनों हुए को प्लेंटिव्स आपस में एक दूसरे के और ये हुए को डिफेंडेंट्स एक दूसरे के। तो अभी तक हमने ये देखा था कि अगर ए और डी के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है या वापस से सूट होता है तो वहाँ तो रेस जुडिकाटा लगता है, पर क्या ए बी और सी के बीच ही कोई बात है तो क्या उसमें भी रेस जुडिकाटा लगेगा? तो इसका जवाब इफ्तिकार अहमद वर्सेस सैयद मेहरबान अली में सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि रेस जुडिकाटा को प्लेंटिफ्स एंड को डिफेंडेंट्स के बीच भी लगेगा, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहली कंडीशन ये है कि एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। तो ए बी और सी के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए अगर वो चाहते हैं कि रेस जुडिकाटा उन पे अप्लाई हो।
सेकेंड चीज़ है कि जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो ज़रूरी होनी चाहिए फॉर दैट मैटर टू बी डिसाइडेड। तो जो प्लेंटिफ को रिलीफ भी अगर मिलना है या डिफेंडेंट को रिलीफ भी मिलना है तो ये मैटर इंपॉर्टेंट नेसेसरी होना चाहिए टू बी डिसाइडेड। थर्ड है कि जो क्वेश्चंस है बिटवीन को डिफेंडेंट्स एंड को प्लेंटिव्स वो फाइनली डिसाइड हो गए हो, जो एसेंशियल कंडीशन सेक्शन 11 की है ही। और ये कि ये जो को डिफेंडेंट्स या को प्लेंटिव्स थे वो नेसेसरी एंड प्रॉपर पार्टीज थे इन द फॉर्मर सूट, नेसेसरी पार्टीज थे या फॉर्मर प्रॉपर पार्टीज थे फॉर्मर सूट में भी। तो अगर ये चारों कंडीशंस मीट होती है तो रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा को प्लेंटिव्स के बीच में भी और को डिफेंडेंट्स के बीच में भी। उसके बाद हम ये देखते हैं कि सेक्शन 11 कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। तो सेक्शन 11 प्रोबेट पे अप्लाई होगा, एग्जीक्यूशन पे अप्लाई होगा, एक्स पार्टे डिक्री पे भी सेक्शन 11 अप्लाई होगा, लीगल इश्यूज पे तो अप्लाई होता ही है, रिट पिटिशंस पे भी अप्लाई होगा बट इसका एक्सेप्शन है हेबियस कॉर्पस, यहाँ सेक्शन 11 नहीं अप्लाई होता। फिर है फॉरेन जजमेंट्स पे भी सेक्शन 11 अप्लाई होगा। फिर है सब्सीक्वेंट स्टेज ऑफ द सेम प्रोसीडिंग्स पे भी सेक्शन 11 अप्लाई होता है। कहाँ अप्लाई नहीं होता है? समरी सूट्स में सेक्शन 11 नहीं अप्लाई होगा, कॉम्प्रोमाइज डिक्री में भी नहीं अप्लाई होगा सेक्शन 11, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज डिक्री बेसिकली क्या होती है कि दो पार्टीज कॉम्प्रोमाइज कर लेती है और कोर्ट उस पर सिर्फ अपनी सील लगा देता है, तो इसीलिए सेक्शन 11 वहाँ भी अप्लाई नहीं होगा। फिर न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है तो वहाँ सेक्शन 11 बिल्कुल अप्लाई नहीं होगा, मेंटेनेंस केस में भी नहीं होगा, मॉर्गेज में भी नहीं होगा, आर्बिट्रेशन, अपील्स, एक्स्ट्रा जुडिशियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में भी सेक्शन 11 अप्लाई नहीं होगा। फिर हम आते हैं कि अगर रेस जुडिकाटा कहीं पे नहीं अप्लाई हुआ है तो उसका इफेक्ट क्या होता है। पहली तो ये बात है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पार्टीज टू रेज द डिफेंस ऑफ रेस जुडिकाटा, लेकिन अगर फिर भी कोई डिक्री पास हो गई है इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ रेस जुडिकाटा तो वो डिक्री क्या होगी? नलिटी होगी, क्योंकि जो सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन रहेगा अगले कोर्ट का वो रहता ही नहीं है। मतलब सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन अगर सब्सीक्वेंट कोर्ट के पास है ही नहीं तो उसने अगर ट्राई भी किया है तो उस डिग्री को कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि वो मैटर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका था पहले ही। That's all for today. If you have any questions, please comment in the below section. Also, please share your feedback for us to improve. Thank you.